Hello friends, in this video we will learn about the inflation and its related concepts. Let's start. Rate of price change इस ग्राफ में हमने दिखाया है और ये एक पूरा चेन है जिसमें डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन से रिलेटेड किस तरीके से ग्राफ अप एंड डाउन चल रहा है। आपने इकोनॉमी में बूम और रिसेशन को समझा होगा। बूम का मतलब है कि जब मार्केट बिल्कुल फ्लोराइज है और रिसेशन का मतलब है कि मार्केट में बिल्कुल मंदी है। यहाँ पर बाजार बिल्कुल ही स्लो हो गया है क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं हो रही है। सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास मनी नहीं है। इनकम बेस इज डाउन। तो कुछ ऐसा ही साइकिल रहता है बूम एंड रिसेशन का। लेकिन इन जैसी प्रोसेस को सही करने के लिए काम होता है बाय द गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पर इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से बूम के दौरान इन्फ्लेशन भी होता है और रिसेशन के दौरान हमें स्टैगफ्लेशन और जो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन है इनको भी देखना होता है। तो समझते हैं थ्रू दिस ग्राफ। इन दिस ग्राफ हमने जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन है ये हमने अपवर्ड शो किया है, अपवर्ड ऑन द ग्राफ, एंड जो नेगेटिव परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन है जो हमने डाउनवर्ड में शो किया है। यहाँ पर पॉजिटिव 2-3% है, यहाँ पे नेगेटिव 2-3% मान लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द डिफ्लेशन। सो व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन एक ऐसा टर्म होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में गिरावट होना शुरू होती है जिसकी वजह से मार्केट का जो एक मूड होता है और इकोनॉमी का एक साइकिल है वो सही से नहीं हो पाती है। ठीक है। डिफ्लेशन में प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होना शुरू होता है। तो मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो अभी 100 रुपये है, बाद में ये 90 हो जाता है और फिर 80। प्रीवियस प्राइस 90 है और करंट प्राइस 80 है। 90 से 80, 10 की गिरावट, -10% का फॉल है। यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस गिर चुका है और यही है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जो प्राइजेज हैं वो सुधरते नहीं हैं, उनका गिरना तय होता है। यही है डिफ्लेशन। बट कंज्यूमर के लिए एक प्रॉफिट ये रहता है डिफ्लेशन के प्रोसेस में कि वो उसके जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आज वो 100 रुपये से उस प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी खरीद सकता है डिफ्लेशन में। लेकिन जो कंज्यूमर के लिए प्रॉफिटेबल है वही मार्केट और गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो मार्केट में है वहाँ लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है और सप्लाई बिल्कुल ही गिर जाती है क्योंकि वाजिब दाम हमें नहीं मिल पाते हैं, इंडस्ट्री को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। जब डिफ्लेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर रिफ्लेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ रिफ्लेशन में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं सप्लाई और डिमांड के ग्राफ को सही करने के लिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं और टैक्सेस कट होना शुरू होते हैं जिससे कि डिमांड बढ़ती है, वेजेस इंक्रीज होते हैं फॉर द पब्लिक। फिर धीरे धीरे यही प्रोसेस इन्फ्लेशन में भी बदलती है। इन्फ्लेशन में अब जो प्रोडक्ट है पहला प्राइस 100 का था, अब वो 120 पर आ गया है। ये 130 भी होता है, 150 भी होता है। तो ये काम इन्फ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन से ये जो ग्राफ है ये आगे भी जा सकता है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन भी जा सकता है। बट अभी हम यहाँ डिसइन्फ्लेशन को समझ रहे हैं तो वो ग्राफ हमने नहीं बनाया है। इन्फ्लेशन जहाँ पर जो प्राइजेज हैं वो प्रीवियस से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब कि पैसा बहुत है। अब यहाँ पर आरबीआई का काम होना शुरू होगा। आरबीआई यहाँ पर एक्सेस मनी को अपने पास लेगा, अपने पास थ्रू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल करके। इन्फ्लेशन
यहाँ पर क्रंच करने का काम करेगा। सो दिस इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद हम डिसइन्फ्लेशन को भी समझते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस आज है 150 रुपये, अब उसी का प्राइस 140 हो गया है डिसइन्फ्लेशन में। 140 से वो 145 होता है, 145 से फिर वो 142, 145, 142। इस तरीके से डिसइन्फ्लेशन में प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिरता और संभलता रहता है। ये है डिसइन्फ्लेशन। नेगेटिव मूड नहीं शो करता है, पॉजिटिव रहता है ये मार्केट के लिए। स्लो पेस पर, स्लो गति में यहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइस गिरते और चढ़ते रहते हैं। यही है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन है, जहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइस पूरी तरीके से फॉल हो जाते हैं। तो यही है इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक अंतर। थैंक यू।